है। आज हम करेंगे फटाफट रिवीजन फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 3 चिल्ड्रंस एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स का। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं। तो अगर कोई बच्चा 1 साल तक का है तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंट। कोई बच्चा 1 से 2 साल तक का है, मतलब 2 से 4 साल तक का है, तो उसे हम बोलते हैं टॉडलर। कोई बच्चा 5 से 12 साल तक का है तो उसे चाइल्ड बोलते हैं। 13 से 19 जो कि हम सब टीनेजर्स हैं। उसके बाद 20 से 39 तक एडल्ट्स। उसके बाद 40 से 59 तक मिडिल एज एडल्ट्स। सीनियर एडल्ट्स होते हैं 60+, और सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो होते हैं 65+ में। अब एक्सरसाइज गाइडलाइंस दी है कुछ WHO ने। अब इनने जो गाइडलाइंस दी हैं ये इसलिए दी है ताकि हेल्थ को ये लोग प्रमोट कर सकें और साथ ही में डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि जो लोग जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, और जितना हेल्दी रहेंगे उतनी डिसीज़ प्रिवेंट होंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों की जो कि 5 साल से छोटे हैं, यानी कि इन्फेंट और टॉडलर के बीच में जो आते हैं। देखो भाई, वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं ना, उनको रिकमेंडेड है आराम से 14 से 17 महीने, मतलब 17 घंटे की स्लीप जो 3 महीने तक के हैं, और जो 4 से 11 महीने तक के हैं उन्हें 12 से 16 घंटे तक की स्लीप नेसेसरी होती है। अगर ये बच्चे नहीं सो रहे तो कुछ तो दिक्कत है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अगर कुछ बात की जाए इनकी, तो इनको भाई फ्लोर से रिलेटेड जो गेम्स हैं, टमी टाइम्स जिसमें ये स्पेंड कर सकें, जैसे वो रंग बिरंगे टॉयज़ आते हैं इनके लिए, या फिर वो झुनझुने वगैरह, ये सब यूज़ करें, यही इनके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंडरी बिहेवियर में अगर हम देखें तो इन्हें हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं इनके साथ, इन्हें हम रीडिंग करवा सकते हैं। क्या रीडिंग वो करेंगे नहीं, लेकिन उनको बुक्स दे दो, बस देख के खुश हो जाएंगे वो। उसके बाद इनका जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो एकदम ही ज़ीरो होना चाहिए, और जो इनके बैठने का टाइम होना चाहिए, रिस्ट्रेन टाइम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1 आवर। अब अगर हम बात करें उन बच्चों के जो 1 से 2 साल तक के हैं, तो इनका जो प्ले टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे। ये एक्टिविटीज़ भी मॉडरेट से लेकर विगरस तक हो सकती है, और ये चाहे तो एक बार में पूरे दिन के लिए हो जाए, या फिर अलग अलग हाफ्स में डिवाइड कर लो, यानी कि 1 1 घंटा कुछ देर के बाद, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 1 घंटा रात में, या फिर आधे आधे घंटे के नैप्स। उसके बाद इनका जो स्लीप टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 11 घंटे से 14 घंटे तक। उसके बाद जो उसका सेकेंडरी बिहेवियर है वो एज सेम एज द चाइल्ड, और वी कैन से इन्फेंट्स ऑफ लेस देन 1 ईयर्स। इनको स्टोरी टेलिंग कराओ, इनको रीडिंग कराओ, इनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल मत दो, और इनका जो रीस्क्रीन टाइम होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 1 आवर्स। अगर हम बात करें 3 से 4 साल के बच्चे की, तो इनके लिए भाई फिज़िकल एक्टिविटीज़ उतनी ही 180 मिनट फिज़िकल एक्टिविटीज़ मॉडरेट से विगरस हो सकती हैं। उसके बाद ये चाहे तो एक साथ हो सकते हैं, या फिर इनका टाइम स्प्रेड हो सकता है। इनके लिए जो स्लीप टाइम है वो 10 से 13 घंटे है, इतना सो रहे हैं तो ओके। और साथ में इनका सेकेंडरी बिहेवियर है, इट इज़ द सेम एज द अबव। अब हम बात करते हैं 5 से 17 साल के बच्चों की, जो कि टीनेजर्स कहलाते हैं। इनकी जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है वो मॉडरेट से लेकर विगरस होनी चाहिए। साथ में इनकी जो ड्यूरेशन है या फिर इनका जो वॉल्यूम है, इट शुड बी 1 आवर मिनिमम, और अगर उससे ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ। और साथ में इसकी जो हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, वो चाहे तो एक सेशन हो 1 घंटे का, या फिर 2 सेशन हो 30-30 मिनट के, और अगर वो ज़्यादा बेनिफिट में रहना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एरोबिक्स आना चाहिए, यानी कि रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्किपिंग हो सकती है उसमें, उसमें नॉर्मल प्लेइंग स्पोर्ट्स हो सकता है, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट तो ऐसे मोस्ट बेनिफिशियल होता नहीं है, लेकिन फिर भी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दीज ऑल आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। अगर हम एडल्ट एज की बात करें, जो कि 18 से 64 ईयर्स के बीच में हम यहाँ पे देखते हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए एक्सरसाइज की वो होनी चाहिए मॉडरेट से विगरस। इनकी जो एक्टिविटी है उसमें बेसिक एरोबिक्स होना चाहिए, और साथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो कि मसल को ट्रेन करे। अगर ये एरोबिक्स कर रहे हैं तो ये 150 मिनट से लेके 300 मिनट तक करते हैं पर वीक, तो वो जो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं वो मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये लोग विगरस ट्रेनिंग करते हैं तो वो 75 से लेके 150 मिनट तक होनी चाहिए, और हर एक एक्सरसाइज मिनिमम 10 मिनट की तो होनी ही चाहिए। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ हमारे पास बहुत सारी होती है। ये लोग जिम जा सकते हैं, ये लोग
बॉडी वेट से ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये लोग वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं एंड ऑल। इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, ये हफ्ते में 2 बार मेजर मसल्स को पॉइंट आउट करनी चाहिए। अगर इनका फोकस नहीं है हफ्ते में 2 बार एक मेजर मसल पे, जैसे कि तुम्हारी बैक मसल हो गई, चेस्ट मसल हो गई, लेग मसल्स हो गई और फिर हैंड्स हो गए, इनमें कम से कम फोकस तो होना चाहिए। उसके बाद इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब हार्ट आपका सेफ रहेगा, आपका इंडोरेंस सही रहेगा, आपका स्टेमिना सही रहेगा, आपको कोई डिसीज़ नहीं होगी एंड ऑल। उसके बाद अगर हम बात करें ओल्ड एडल्ट्स की, तो भाई इनकी जो इंटेंसिटी होती है ना करने की, वो मॉडरेट से विग्रेस हो सकती है। देखो ओल्ड एज में हमारी जो मसल होती है वो शिफ्ट हो जाती हैं, लोग वीक हो जाते हैं, तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ऊपर वाले को छोड़ के, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस एनहेंसिंग। इसमें हर एक जो ओल्ड एडल्ट है उसको कम से कम हफ्ते में 3 बार अपनी बैलेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी जो मोबिलिटी है वो बनी रहेगी ओल्ड एज में भी। फिर हम बात करते हैं कॉमन पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ की, जो कि इस चैप्टर की जान है। पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं? तो पहले पॉस्चर बोले तो वो बॉडी का अलाइनमेंट, जब तुम खड़े हो, बैठे हो या फिर सो रहे हो। पोजीशन ऑफ लिम्स, जब तुम बैठे हुए हो या फिर खड़े हो या फिर लेटे हुए हो, तो तुम्हारे लिम्स की पोजीशन, तुम्हारे हड्डी की पोजीशन, मसल की पोजीशन एंड ऑल। अब ये 2 तरह की होती है, डायनामिक पॉस्चर और स्टैटिक पॉस्चर। स्टैटिक मतलब खड़ा हुआ, मतलब जो तुम्हारा पॉस्चर है वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, व्हेन यू आर स्टिल, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक पॉस्चर। डायनामिक पॉस्चर इज द पॉस्चर विच वी कैन सी इन अ पर्सन वाइल ही इज़ मूविंग। यानी कि तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है, चल रहा है या फिर नीचे झुका हुआ है, तो तुम उसको देख कर सकते हो उसका पॉस्चर जो है वो सही है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पाइन कर्वेचर की। ये स्पाइन के कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास काइफोसिस, दूसरी लॉर्डोसिस और तीसरी स्कॉलियोसिस। ये तीनों सबसे आसान है। देखो भाई, काइफोसिस में कुछ नहीं होता, अपनी जो गर्दन होती है ना वो आगे की तरफ झुक जाती है और हंज हो जाती है, और साथ में अपना जो बैक है, लोअर बैक, वो भी थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है। तो हमारी बॉडी कुछ बड़ी अजीब सी कुबड़ी टाइप की हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हंच बैक, है ना। इसको अगर हम क्योर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये किससे होता है? ये होता है अपने बहुत ज़्यादा हाई वेट लिफ्ट करने की वजह से, डेफनेस की वजह से, जिसकी हाइट बहुत लंबी होती है उसकी वजह से भी होता है। वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है, और मसल वीकनेस हो तो भी हो सकता है। अगर हम इसे सही करना चाहें तो इसके लिए होना चाहिए हमारे पास, मतलब हमें ये करना चाहिए, तुम एक सैंड बैग लो, उसके ऊपर लेट जाओ और अपने नेक को नीचे प्रेस करने की कोशिश करो। उसके बाद नवासन या फिर धनुरासन से भी तुम इसे कवर कर सकते हो। साथ साथ अपने वॉल बार जो है उस पर जाके लटक जाओ बढ़िया तरीके से, उससे भी सही हो जाएगा। और स्लिंगी जो होती है उसका एक्सरसाइज करोगे तो भी सही हो जाएगा। अगली है हमारे पास लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में कुछ नहीं होता, हमारा जो लोअर बैक होता है ना उसे आगे की तरफ मुड़ जाता है, ऐसी हो जाती है बॉडी से। बाका है ना अपने जेठालाल में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वही। अब इसके वजह से जो पीठ होती है वो आगे तक झुक जाती है नीचे से, तो इस इंसान को चलने में प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। इसकी जो बॉडी फंक्शन होती है वो सही नहीं हो पाती इस वजह से। इसको सही करना चाहता कुछ नहीं, सेटअप्स करो, पश्चिम मुक्तासन करो, लेग रेसिस कर सकते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री में होने चाहिए, और साथ में लाइंग स्पाइन और स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे? ये होता है हमारे बैक वीकनेस की वजह से। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी हाई है, तो हो सकता है। अगर हिप और बैक का जो ट्रैक है वो बेकार है तो भी हो सकता है, और साथ ही में इम्प्रॉपर एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। द नेक्स्ट है स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस देखो, काइफोसिस और लॉर्डोसिस में क्या था, तुम्हारी जो स्पाइन है वो इस तरीके से आगे झुक जाती है, या फिर नीचे वाली भी ऐसे झुक जाती है, लेकिन इसमें साइड वेज वो टेढ़ी हो जाती है। ये राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ तुम्हारा परमानेंट ठुमका लग जाएगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? हो सकता है तुम्हारे शोल्डर में कोई डिफॉर्मिटी हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हो इसलिए हो सकता है। साथ में बोन की डेंसिटी अगर बेकार हो तो भी हो सकता है, और अगर वीकनेस है मसल्स में तो हो ही सकता है। इसको सही कैसे करें? पुलअप्स करो भाई, सबसे सही चीज़। उसके बाद जिस डायरेक्शन में तुम्हें लॉर्डोसिस मतलब स्कॉलियोसिस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम खुद को लाइन करो, तो तुम सही हो जाओगे। बात करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की।
देखो भाई, ओलंपिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन प्रोहिबिटेड था, लेकिन उसके बाद 1900 में पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1994 में और वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, 6 थी वो। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में 4069 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था उसमें 4637 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1984 में पीटी उषा ने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था। 2000 में कर्नम मालेश्वरी ने पार्टिसिपेट किया वेट लिफ्टिंग और ब्रॉन्ज जीती। पहली महिला थी इंडिया की जिसने पार्टिसिपेट करके कुछ मेडल लेके आई। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में सानिया नेहवाल, उसके बाद एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता। 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा वुमेन से पार्टिसिपेट किया इंडिया से, और साथ ही साथ बहुत सारे मेडल्स भी लेके आए। अब दीपा कुमारी कर्माकर जो थी, वो पहली जिमनास्टिस्ट थी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में। अब बात करते हैं वुमेन्स की स्पेशल कंसिडरेशन की। देखो भाई, वुमेन्स के साथ ऐसा सीन नहीं होता जो मेल के साथ होता है। वुमेन्स हैव सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर बॉडी, तो अगर वो स्पोर्ट्स में है तो उन्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके लिए स्पोर्ट्स काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज़ द मिनार्क। देखो भाई, जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं वुमेन को जिसमें ब्लीडिंग होती है वो होते हैं 9 to 16 ईयर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी वुमेन को इसी टाइम पे हो। तो इसमें अगर इरेगुलरिटी है तो उसको हम मिनार्क बोलते हैं। इरेगुलरिटी को मिनार्क नहीं बोलते हैं, जो फर्स्ट पीरियड होते हैं उनको मिनार्क बोलते हैं। कोल्ड कंट्री कोल्ड कंट्रीज़ में जो मिनार्क होता है वो बहुत लेट आता है, और वार्म कंट्रीज़ जैसे हमारी कंट्रीज़ है इसमें मिनार्क जल्दी आ जाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल एथलीट ट्रेट की। जो ये है ना, सिंड्रोम्स होते हैं। पहला है लो एनर्जी एबिलिटी डिसऑर्डर ईटिंग। दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस जिसको हम एमिनोहोरिया बोलते हैं। और तीसरा है बोन लॉस जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से मतलब ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से ये हो जाता है। अभी हम बात करते हैं नॉक नीज की। नॉक नीज में पता ही है, जब हमारे दोनों घुटने से टकराते हैं उसको हम नॉक नीज बोलते हैं। ये क्या और कैसे होता है? पद्मासन, गोमुखासन, हॉर्स राइडिंग, यूज पिलो बिटवीन द लेग्स, सही हो जाएगा ये। इसे कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब क्यों होता है? विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, फॉस्फोरस की कमी, ओबेसिटी, फ्लैट फुट, ओल्ड डिसीजेस, लिफ्टिंग मोर वेट इन अ यंग एज। अब है बात बोलक की। जब हमारे दोनों घुटने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चल जाएँ इसको हम बोलते हैं बोलक। इसको क्योर कैसे करें? तो हम अपनी डाइट को सही करें, विटामिन डी लें, गरुड़ासन और चक्रासन करके। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब क्यों होता है ये? तो कैल्शियम की कमी, फॉस्फोरस की कमी, ओबेसिटी, चाइल्ड वॉक इन इन्फेसी यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा चलाना बचपन की उम्र में, और विटामिन डी। अगर हम बात करें राउंड शोल्डर्स की, तो ये क्यों होता है? ये होता है भाई बैड पॉस्चर की वजह से, जेनेटिकल मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से, टाइट क्लॉथिंग की वजह से, फिट या फिर कुछ एक्सीडेंट की वजह से, इलनेस की वजह से। वो क्या और कैसे करें? पुलअप्स करो भाई, वॉल स्ट्रेचिंग करो, चेस्ट स्ट्रेचिंग करो, प्लैंक, चक्रासन, धनुरासन। फ्लैट फुट क्यों होता है भाई? ये देखो, हेरिडिटी होता है, इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से होता है। उसके बाद ओबेसिटी, या फिर इनएप्रोप्रिएट शूज़, या फिर इंजरी की वजह से हो सकता है। क्योर करने के लिए हमें अपने हील्स पे चलना चाहिए, टोस पे चलना चाहिए, स्किपिंग रोप करनी चाहिए और जंपिंग करनी चाहिए। एंड दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। बाय द वे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ फीमेल एथलीट ट्रेड। इसकी वजह से वुमेन्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये बताया जा सकता है। तो इसकी जो प्रॉब्लम आती हैं वो हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी, फीलिंग टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टोमक इन्फ्लेशन, मस्कुलर वीकनेस, वीक बोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, और जो साइकोलॉजी होती है वो भी इफेक्ट हो जाती है।